गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कल्चर एंड पर्सनैलिटी, यानी संस्कृति और व्यक्तित्व के बारे में। ये हमें सोशल साइकोलॉजी में पढ़ना है और हम इसमें बात करेंगे। ये जैसे कि हमने पहले भी बात किया है सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण, उसी का एक पार्ट है। और हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच में क्या संबंध है और कैसे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला डेफिनेशन है, वो संस्कृति का तात्पर्य प्रथाओं, आदतों, परंपराओं तथा कौशलों से है, जिनसे किसी व्यक्ति का सामाजिक समूह की विशेषताएं का बोध होता है। दूसरा डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह है, संस्कृति का तात्पर्य मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, कौशलों तथा प्रतीकों के तंत्रों से है, जो एक समाज द्वारा विकसित होते हैं तथा उसके सदस्यों का द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। जैसे कि पहला डेफिनेशन है कि संस्कृति के तात्पर्य प्रथाओं। तो हम इस पे चर्चा करने से पहले कुछ हम और भी चीज़ों के बारे में बात कर लें तो हम ज़्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे। देखिए, संस्कृति वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है। आप हमेशा सुनते हैं कल्चर, सोशल। हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सोशल है, सोसाइटी है ना। तो हमारा एक समाज है, एक संस्कृति, हमें वैसा रहना चाहिए, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में भी कई तरह के कल्चर्स हैं, यानी संस्कृति हैं। आप बिहार के कुछ अलग कल्चर हैं, झारखंड के कुछ अलग कल्चर हैं। आप अलग और जगह में जाएंगे, अलग राज्य में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ के विभिन्न राज्यों में अलग अलग कल्चर्स हैं, लैंग्वेज हैं, उनके वेशभूषा हैं, पहनावा है, खाने की आदतें अलग हैं, रहने की आदतें अलग हैं, बोलने की चीज़ें अलग हैं, है ना। आप चले जाएं उधर पंजाब तरफ चले जाएं, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहाँ के लोगों में अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा। आप पूर्वी भारत चले जाएं, है ना, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय वगैरह चले जाएं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अलग कल्चर मिलेगा। गुजरात चले जाएं, अलग कल्चर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक जो कल्चर है, कल्चर में एक अलग प्रथा होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन में हमने भी बात किया, एक अलग प्रथाएं होती हैं, आदतें होती हैं लोगों की, उनकी एक परंपराएं होती हैं, है ना। और कुछ अलग कौशल भी होता है। हर एक जो कल्चर्स के लोग होते हैं उनको उनमें एक अलग तरह का कौशल भी पाया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा डेफिनेशन में जैसे कि हमने बात किया कि कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, उनका एक बिलीफ होता है, एक वैल्यू होता है ना। कुछ मानदंड होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं तथा प्रतीकों के तंत्रों से, यानी कि कहीं न कहीं एक सिस्टम होता है वो। तो ये सारी चीज़ जो होता है, जैसे कि आदत हो गया, परंपरा हो गया, कौशल हो गए, उनकी प्रथाएं होती है, तो क्या होता है किसी एक व्यक्ति या उस खासकर जो कल्चर और सोसाइटी के लोग हैं उसको मानते हैं, है ना। उसी के हिसाब से वो अपने सारे कार्य को करते हैं। उनके त्यौहार को सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग होता है। उनके खाने पीने का, जैसे कि हमने बात किया, कि बिल्कुल अलग तरीका होता है। आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो उनका खाने पीने और पहनने का तरीका, रहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसी तरह आप जैसे कि मैंने बात किया, कश्मीर में चले जाएं, वहाँ के लोगों में बिल्कुल अलग तरीका है। तो ये बिल्कुल क्या है, उनकी प्रथाओं, आदतों, परंपराओं और कौशलों से रिलेटेड होता है। ठीक है। वही बिहार में अलग कल्चर है, यहाँ का बोली अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है। ठीक है। यहाँ का जो सेलिब्रेशन है लोगों का, परंपरागत खासकर कुछ त्यौहार हैं, जैसे कि बिहार में कुछ खासकर छठ हो गया, ये लगभग एक अलग ही एक यहीं के कल्चर में लोगों को मनाया जाता है। ठीक है। तो
कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं लोगों में, जो कि बताता है उनके आदतों को, उनके परंपराओं को, उनके विशेषताओं के बारे में वो बताता है कि हाँ, सामने वाले उस संस्कृति का है, उस कल्चर का है। तो हम आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि समान विशेषताएं, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर्स के, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आप साथ में एक इमेज आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि इस इमेज में देखिए, कल्चर क्या है, एक ग्लोब की ओर मतलब दिखा रहा है कि पूरे समाज और एक संसार में किस तरह जो कल्चर जो होता है उसको किस तरह लोग फॉलो करते हैं। तो उनका लैंग्वेज के बारे में, उनका वर्किंग शेड्यूल के बारे में, क्लॉथ एंड ड्रेसिंग के बारे में, है ना, मैनर्स उनका, उनका सेलिब्रेशंस, उनका फूड, है ना, खाना भी बिल्कुल अलग हो जाता है अलग अलग कल्चर्स के लोगों में। और हम लोग यहाँ इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सीधा इसका संबंध सामाजिकरण से है, व्यक्ति के सामाजिकरण से है। तो हम इसलिए कल्चर्स और पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पारिवारिक संगठन। तो पारिवारिक संगठन का कहने का तात्पर्य है कि हर एक संस्कृति में पारिवारिक संगठन पाया जाता है और संगठन में माता पिता, बच्चे या अन्य सदस्य भी होते हैं। यह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, है ना। तो ये हर एक संस्कृति में आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि पहला तो हम जानते हैं कि प्राइमरी ग्रुप जो होता है हमारा फैमिली ही होता है। हर एक इंसान का जो प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो फैमिली होता है। उसके बाद कई ऐसे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जो कि उसके साथ आदमी जीता है और उसका हिस्सा भी बना हुआ रहता है। जैसे कि आप खुद अपने पे उदाहरण लेंगे तो फैमिली के साथ साथ आप कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स जो दोस्त के हो गए या कहीं और कई लोगों के साथ जो है वो छोटे छोटे जो सेकेंडरी ग्रुप्स में भी आदमी उसका सदस्य होता है और उसको भी उस संस्कृति का हिस्सा ही कहा जाता है और उसमें हम अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लास, वर्ग का निर्माण। तो इसका सीधा संबंध हम समझते हैं इकोनॉमिक स्टेटस से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, कि कुछ निश्चित वर्ग भी होता है, कुछ विभाजन भी किया जाता है, उसका निर्माण भी किया जाता है वर्गों में। जैसे कि कुछ लोअर क्लास के लोग होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कुछ अपर क्लास के लोग होते हैं। तो हर एक संस्कृति में आपको ये देखने को मिलेगा, आपके आसपास में भी या आप अपने आप में भी देखे होंगे कि उनका एक अलग ही समूह होता है, एक अलग ग्रुप होता है ना। लोअर जो कैटेगरी वाले हैं वो खासकर अपने साथ रहना पसंद करेंगे, मिडिल वाले अपने ग्रुप के लोगों के साथ, और जो हायर स्टेटस वाले जो हैं वो अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करेंगे। उसी तरह जाति व्यवस्था भी होता है और ऑक्यूपेशन भी देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में। तो हर एक ये चीज़ आप देखने का आपको मिलेगा कि कुछ कुछ संस्कृति में जो कुछ लोग होते हैं उनका एक निश्चित व्यवसाय होता है कि वो वही काम करेंगे। जैसे कि यहाँ के जो संस्कृति हैं, जैसे कि नाई समाज हो गए तो दाढ़ी वगैरह बनाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे समाज हो गए जो कि बिजनेस करना ही पसंद करते हैं, तो वो उसी टाइप का बिजनेस करेंगे। तो उसी तरह कुछ कुछ हर एक संस्कृति में उनका एक व्यवसाय जो होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है वो बटा होता है और वो वही काम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है
जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था आपको हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म से है या वो भारत है या भारत के बाहर है, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हर एक जगह अलग अलग तरीक़ों से होता है, लेकिन इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल व्यवस्था है। उसी तरह हर एक संस्कृति में अपना एक मूल्य होता है, वैल्यू होता है, बिलीफ होता है और ट्रेडिशन होता है। हम पहले भी बात किए कि जैसे कि बिहार का हमारा जो लोग हैं उनका एक अलग वैल्यू है ना, उनका एक अलग बिलीफ है, अलग ट्रेडिशन है, अलग तरीका है। उसी तरह दक्षिण भारत का है या उत्तर भारत के लोग हैं या पूर्वी भारत के लोग हैं या संसार के और भी कई कोने में आप चले जाएँ, अलग अलग है। तो उनका एक अलग बिलीफ ही होता है, विश्वास होता है, नज़रिया होता है लाइफ का, जीने का तरीका, जो रहन सहन होता है वो अलग होता है, अलग मूल्य भी होता है, बिलीफ होता है उनका। तो और उनका लाइफ स्टाइल, जो ट्रेडिशन और जो खासकर जो परंपराएं होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो हमने बात किया यहाँ पे इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना, जो कि मुख्य रूप से है फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ क्लास, ऑक्यूपेशन, कास्ट सिस्टम, वैल्यू, बिलीफ एंड ट्रेडिशन एंड रूल्स। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि देखिए आप पहले भी हम लोग बात किए हैं पर्सनैलिटी में, खासकर इसके बारे में। तो बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल तो बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन तभी हम इसके एक ब्रीफ में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे अच्छा जो डेफिनेशन माना गया है पर्सनैलिटी का, वो आल्फर्ड के द्वारा दिया गया डेफिनेशन, जो कि पहला उन्होंने 1937 में, फिर 1961 में इन्होंने दिया था। तो हम इन्हीं के डेफिनेशंस के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। वही हम इसकी दूसरे डेफिनेशन को देखेंगे। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। अब हम इसके विभिन्न जो डेफिनेशन के पहलू है उसके बारे में बात करते हैं तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। पहला जो है वो है मनोदैहिक शील गुण, यानी कि साइकोफिजिकल ट्रेट्स। तो देखिए जनरली व्यक्तित्व का मतलब होता क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये क्या है, साइकोफिजिकल ट्रेट्स है। तो साइकोफिजिकल ट्रेट्स का मतलब क्या है? साइको का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग है हमारा, है ना, जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है, जैसे कि परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, है ना, क्रिएटिविटी, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो एक तो पर्सनालिटी का ये पक्ष हुआ। दूसरा इन्होंने फिजिकल भी बताया, जैसे कि आदमी देखने में कैसा है ना, लंबा है, छोटा है, उसका कपड़ा पहनने का तरीका कैसा है, ठीक है, और वो समाज के साथ कैसा रह रहा है, एडजस्टमेंट वगैरह उसके अंदर किस तरह क्या है। तो ये दोनों चीज़ों का इन्होंने एक क्या योग बोला, यानी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी होंगे और फिजिकल ट्रेट्स भी दोनों होंगे। तो उनके सोचने समझने और जो उनका एक नज़रिया है, एक साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं वो साथ साथ जो इनके फिजिकल यानी कि भौतिक वातावरण में उनका किस तरह वो अपने आप को पेश करते हैं, रखते हैं, वो भी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। दूसरा जो है वो है संगठन। तो संगठन का यहाँ कहने का मतलब है कि हम अभी जस्ट बात ही किए हैं कि इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के मनोदैहिक शील गुणों का योगफल नहीं है, बल्कि एक विशेष संगठन है। सिर्फ योगफल ही नहीं है, जैसे कि हम बात किए कि साइकोलॉजिकल एंड जो इसका फिजिकल है, वो दोनों का एक योग है।
लेकिन सिर्फ योग ही नहीं है, मतलब कि दोनों का सिर्फ हम एक ही दोनों पहलू से नहीं देखते हैं। ये नहीं कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल, ये एक ऐसा संगठन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति को देखते हैं, तो व्यक्ति को हम देखते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके हम नाक कान और उसके बाल हाथ को अलग अलग देखते हैं। क्या है, देखते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं। तो इनका यही कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो दोनों ट्रेड्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक विशेष संगठन है। इसी संगठन के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपूर्व तथा विशिष्ट होता है, यही संगठन के कारण। और मनोदैहिक शील गुण जितना ही अधिक संगठित होते हैं, व्यक्तित्व उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण तथा टिकाऊ होता है, ये देखने को मिलता है। तीसरा जो है वह डायनेमिक यानी कि गत्यात्मक। गत्यात्मक कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि व्यक्तित्व अर्थात मनोदैहिक शील गुणों का संगठन अटल नहीं होता है। अटल का मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन भी होते रहता है, यानी डायनेमिक होता है वो। ठीक है, हो सकता है कि एक व्यक्ति में ईमानदारी का गुण बहुत ज़्यादा हो, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हो, लेकिन दूसरी परिस्थिति में हो सकता है कि कई ऐसी परिस्थितियाँ आए कि उसमें बेईमानी का भी गुण देखने को मिले। नेक्स्ट जो है वो है अपूर्व समायोजन, यानी एक ही वातावरण के प्रति भिन्न भिन्न व्यक्तियों का समायोजन भिन्न भिन्न होता है ना। एक ही वातावरण रहेगा, एक ही सिचुएशन है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न व्यक्तियों का समायोजन भिन्न भिन्न रूपों में होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति में एक यूनिक एडजस्टमेंट फीचर पाया जाता है, ट्रेड्स पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे व्यक्ति में एक ही जैसा पाया जाता है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स के कारण और जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का गुण है और जो डायनेमिक सिचुएशन है, इस सारे के मतलब अगर सबको हम मिला दें तो यही कारण है कि उसमें क्या होता है, यूनिक एडजस्टमेंट होता है। यूनिक यानी कि उसके जैसा 100% कोई नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जैसा 100% कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हुई व्यक्तित्व की बात, यानी कि व्यक्तित्व मनोदैहिक और शील गुण दोनों का योग है। और व्यक्तित्व क्या है, एक योग ही नहीं है, एक विशेष तरह का संगठन का कार्य करता है और वही उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब हम बात करेंगे क्या रिलेशन है संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच में, है ना, क्या संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पहला तो इसका एस्पेक्ट हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा हम देखेंगे संस्कृति पर व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन शेपिंग पर्सनैलिटी, एंड सेकेंड क्या है, इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन कल्चर। तो हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अभी हमने कल्चर्स के बारे में बात किया, अभी हमने पर्सनैलिटी के बारे में बात किया। अब पहला जो हमारा पहलू है कि व्यक्तित्व निर्माण पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पे संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जिस संस्कृति में होता है उसी के हिसाब से वो बोलना सीखता है, उसी के हिसाब से उसका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उसी वो रिलीजन और धार्मिक चीज़ें वो उसी के हिसाब से मानता है, खाने का तरीका, पीने का तरीका, है ना, रहन सहन, बिल्कुल वो उस संस्कृति के हिसाब से ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृति से अलग चीज़ें वो बिहेव करना शुरू कर दे। तो ये 100% है कि व्यक्तित्व निर्माण पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हर एक व्यक्ति पे क्या उतना ही पड़ेगा, नहीं, किसी पे कम पड़ेगा, किसी पे ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृति से अलग व्यक्ति बन जाए। जिस संस्कृति में वो पला है, बड़ा हुआ है ना, जिसमें जिया है और टाइम स्पेंड किया है,
वो बिल्कुल उसी तरह हो जाता है। आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आदमी कई सालों तक कहीं और रह के पढ़ाई लिखाई किया है, कहीं और जाके जॉब कर रहा, तो आप देखेंगे कि काफ़ी समय गुजारने के बाद धीरे धीरे वो भी उस तरह के संस्कृति में ढल जाता है, एक नए संस्कृति में जीना सीख लेता है। और पहले उसकी व्यक्तित्व कुछ और थी और बाद में उसका व्यक्तित्व कुछ और हो जाता है। उस संस्कृति के हिसाब से उसमें कई सारे चेंजेज आते हैं। तो हम कुछ उदाहरण के साथ कुछ जो रिसर्च हुए हैं उसके बारे में हम बात करके इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सोएनफेल्ड ने स्टडी किया है और उन्होंने ये बताया कि अगर एक बच्चा है ना को उन्होंने बताया कि वो एक रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कच्चा सामग्री होता है, और जिसको संस्कृति अपने अनुकूल पक्का माल के रूप में ढाल देती है। यानी इन्होंने बताया कि अगर कोई छोटा बच्चा क्या होता है कि वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है कि हम उसको किसी तरह कुछ भी बना सकते हैं। तो संस्कृति क्या करती है कि बच्चे को उस रॉ मटेरियल से, कोरे कागज़ से उसको एक पक्का माल यानी कि उसको मैच्योर कर देती है, उसको बना देती है ना। वो जैसा चाहे, संस्कृति जैसा होगा, जैसे उसके नियम होंगे, जैसे बिलीफ होंगे, जैसे उनके वेशभूषा रहने वाले होंगे, वो बच्चा भी उसी तरह वो हो जाएगा। बाउली ने अध्ययन किया, इन्होंने बताया कि जिस संस्कृति में बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से अलग कर दिया जाता है, तो ये देखा गया है कि उस संस्कृति के बच्चों में जैसे जैसे वो वयस्क होगा, बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि परस्पर संबंधों का अभाव पाया जाता है। तो अगर वो बच्चा माता पिता से अलग रह रहा है, उस कल्चर में वो नहीं है, तो निश्चित है कि उसमें उसका अभाव पाया जाएगा। बाउली ने अपने अध्ययन में ये पाया है। वहीं पे रेनगोल्ड ने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर बच्चे समीप रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उस संस्कृति के बच्चे में नई चीज़ों की खोज करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कुछ और हम रिसर्च के बारे में और बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। वुड्रक ने क्या किया कि क्रॉस कल्चर स्टडी किया। क्रॉस कल्चर मतलब कि कई तरह के अलग अलग जो कल्चर के लोग होते हैं, मान लीजिए कि बिहार के लोग हुए हैं, कुछ दक्षिण भारत के लोग हुए हैं, कुछ पूर्व भारत के लोग हुए हैं, है ना। तो इस तरह इन्होंने क्रॉस कल्चर स्टडी किया और इन्होंने पाया कि संसार की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में यौन व्यवहार में अंतर होता है ना। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो इन्होंने पाया कि हर एक अलग अलग सोसाइटी जो होता है उनमें अलग अलग यौन व्यवहार देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि यहाँ के लोग हैं बिहार के और जो लोग दक्षिण भारत के हैं, जो लोग पूर्वी भारत के हैं, है ना, तो सारे लोगों का एक ही जैसा होगा। इनका मानना है कि अपनी स्टडी में पाया कि यौन व्यवहार जो है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, हर एक संस्कृति में अलग अलग देखने को मिलता है। उसी तरह मिलग्राम ने अपनी स्टडी में पाया कि जो चाइल्ड ट्रेनिंग होता है, ठीक है, अगर बच्चे में जिस कल्चर में है, अगर उस कल्चर में उसका जो चाइल्ड ट्रेनिंग होता है, तो जब वो एडल्ट होता है, मतलब जब उसकी पर्सनैलिटी बनता है, तो उसका सीधा संबंध देखा गया है और उसमें उसी तरह की चीज़ें विकसित होती हैं। यौन व्यवहार के संबंध में कुछ और अध्ययन किया गया है। जैसे कुमारी मीड ने भी अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि कुछ संस्कृतियों में देखा गया है कि नर तथा नारी में सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होता है और उनमें इस तरह के गुण देखे जाते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे ही संस्कृति होते हैं जो कि नर नारी में सिर्फ ज़्यादातर कामुकता का ही भाव देखा जाता है और सहयोग का भावना नहीं देखा जाता है। अब हम कुछ और पहलू पे बात करेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कि अलग अलग संस्कृति में क्या बच्चे का बुद्धि में भी बुद्धि को भी प्रभावित करता है ना, उसकी आईक्यू लेवल को भी प्रभावित करता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे।
तो क्लीनबर्ग ने अपनी स्टडी में पाया कि जो अधिक उत्तेजक वातावरण होने के कारण शहरी क्षेत्र में देहाती क्षेत्र की अपेक्षा बुद्धि का विकास अधिक होता है। तो इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो मतलब कि अर्बन कल्चर में रह रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बुद्धि का जो विकास होता है वो देहाती क्षेत्र से अधिक पाया जाता है। जेनसन ने कहा कि बौद्धिक स्तर में भिन्नता का कारण जननिक कारण यानी जेनेटिक फैक्टर होता है। इन्होंने कल्चर को नहीं माना। वहीं पे सिन्हा ने अपनी स्टडी में पाया कि जो देहाती आदिवासियों की अपेक्षा शहरी आदिवासी में अधिक बौद्धिक योग्यता पाई जाती है। तो इन्होंने भी क्या जो क्लीनबर्ग की स्टडी है कहीं ना कहीं उनको इन्होंने सपोर्ट किया, यानी कि इनका भी फाइंडिंग उसी तरह था कि जो शहरी क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो वैसे बच्चे जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं, जो शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं, एक जो देहात में रह रहे हैं और एक जो शहर में रह रहे हैं, तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि शहरी क्षेत्र वाले बच्चे का जो बौद्धिक विकास था वो जो देहाती क्षेत्र वाले के बच्चे से ज़्यादा था। उसी तरह चटर्जी ने भी पाया कि देहाती क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में धार्मिक तथा यौन पूर्वधारणा अधिक पाई जाती है। वैसलर ने स्टडी किया। इन्होंने पाया कि अमेरिकन बच्चों की अपेक्षा ब्राज़ील के बच्चों में सामूहिक रूप से सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी अधिक पाई जाती है। ठीक है। उसी तरह कई नेशनल स्टडी हैं जो कि ये बताते हैं कि संस्कृति का प्रभाव निश्चित ही व्यक्तित्व पे पड़ता ही पड़ता है ना, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। हम अब आते हैं कुछ पॉलिटिकल यानी कि कुछ राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में। ये देखा गया है कि कुछ खास जगह के लोग जैसे कि जर्मनी, इटली, मैक्सिको, है ना, ब्रिटेन, ऐसे यहाँ के लोग जो है क्या कि अन्यायी कानून यानी जो अनजस्टिस लॉ है, जो कि जो इंसान को फेवर नहीं करता है या कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो बहुत जल्दी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो वैसी चीज़ नहीं पाया जाता है। इनमें सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जल्दी आवाज़ नहीं उठाते हैं, है ना। ये ऐसा कल्चर ही है एक टॉलरेंस का जो कि हमें सिखाया ही जाता है। और एडेप्टिबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता भी पाया जाता है इंडियन कल्चर में। अब हम इसके दूसरे पहलू पे बात करेंगे, संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव। तो क्या संस्कृति पर व्यक्तित्व क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात किया कि व्यक्तित्व निर्माण पर संस्कृति का प्रभाव, ये तो 100% है कि वो पढ़ता ही पढ़ता है, कि पढ़ना ही है। अगर जिस संस्कृति में इंसान रह रहा है ना, आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं या कोई भी रह रहा हो, आप देख रहे हो कि आप उसी संस्कृति के नियम कानून उसके बिलीफ को मानते हैं, है ना। हमारे अंदर जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल कुछ स्टडी के बारे में बात किया, तो हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह होता है, धीरे धीरे उसको सीख लेता है चीज़ों को, उस संस्कृति के बिलीफ को, रीति रिवाज को, नियम को, लैंग्वेज को, वो सारी चीज़ों को सीख लेता है। अब लेकिन इसके दूसरे पहलू जो है, क्या संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, संस्कृति को बनाने वाला भी इंसान होता है, संस्कृति को ढोने वाला भी इंसान होता है, उसको आगे ले जाने वाला भी इंसान ही होता है। ठीक है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब संस्कृति जब जाती है तो उसमें कई तरह के चेंजेस भी देखने को मिलता है। तो निश्चित है कि व्यक्तित्व का प्रभाव भी संस्कृति पे पड़ता है। तो अगर हम पहला बात करें तो व्यक्ति किसी सामाजिक संरचनात्मक पोजीशन का चयन स्वयं करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो सोशल स्ट्रक्चर पोजीशन होता है व्यक्ति उसे खुद चयन करता है, ऐसा नहीं कि वो संस्कृति के आधार पे करता है। और जिसके कारण ये देखा गया है कि निश्चित है संस्कृति पे प्रभाव देखा गया है। दूसरा है, व्यक्ति संस्कृति की सृष्टि के रूप में काम करता है, यानी कि क्रिएशन करता है। तो संस्कृति को बनाने वाला व्यक्ति ही होते हैं, ऐसा नहीं कि
सिर्फ संस्कृति ही व्यक्ति को बनाता है, व्यक्ति संस्कृति को बनाता है। दूसरा जो है, संस्कृति के वाहक के रूप में भी काम करते हैं व्यक्ति, है ना। वह अपनी संस्कृतियों के जो मूल्य होते हैं, यानी वैल्यू होते हैं, बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं आदि को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ढोने का काम करते हैं। दूसरा है कि संस्कृति का रक्षा करने का भी काम व्यक्ति ही करता है, और संस्कृति के परिचालक तथा सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर के रूप में भी व्यक्ति आवश्यक परिवर्तन लाता है तथा उसको उन्नत भी बनाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि निश्चित ही एक रिलेशन है कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच में, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, व्यक्तित्व और संस्कृति यानी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, हमने इसके बारे में बात किया, कल्चर के बारे में बात किया, पर्सनैलिटी के बारे में बात किया, और फिर हमने देखा कि किस तरह संस्कृति जो है व्यक्तित्व के निर्माण पे प्रभावित करता है और किस तरह व्यक्तित्व जो है संस्कृति को प्रभावित करता है। हमने दोनों एस्पेक्ट में बात किया। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए, है ना, फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।